नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। खबर पक्की है, देख रहे हैं आप। राजा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में सोनम का मंगलसूत्र सबसे अहम सबूत बन गया है और इसी से पता चल रहा है कि सुहाग की निशानी मंगलसूत्र छोड़कर सुहाग मिटाने निकल गई थी सोनम। पुलिस ने उसी मंगलसूत्र से इस पूरे हत्याकांड की इस गुत्थी को सुलझाया। 23 मई की सुबह शिपारा होम स्टे से राजा और सोनम डबल डेकर रूट ब्रिज देखने निकले। उसी होम स्टे से मेघालय पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिला। पुलिस जब इस होम स्टे तक पहुंची तो होम स्टे के केयरटेकर ने एक बैग के बारे में बताया। वो बैग जो सोनम छोड़कर गई थी। उस बैग में पुलिस को सोनम का मंगलसूत्र और सोनम की अंगूठी मिली। उस वक्त तक पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि सुहाग की निशानी छोड़कर सोनम सुहाग उजाड़ने के लिए निकली थी। एक विवाहित महिला का अपना मंगलसूत्र छोड़कर जाना एक बड़ा सुराग था। उसके बाद से ही पुलिस का शक सोनम पर और गहरा हो गया। तो क्या राजा ने सोनम से मंगलसूत्र अंगूठी के बारे में नहीं पूछा होगा? क्या सोनम ने राजा को यह समझा दिया होगा कि सुनसान रास्ते पर गहने पहन कर जाना ठीक नहीं? मर्डर के बाद सोनम ने मंगलसूत्र अंगूठी लुटेरों को देने का प्लान क्यों नहीं बनाया? मंगलसूत्र सिर्फ गहना नहीं था, इस सनसनीखेज हत्याकांड का गवाह बन गया। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी और सारे सबूत जुटाए गए तब पुलिस को ये समझ आया कि मर्डर को लूट दिखाने के लिए सोनम ने होम स्टे में मंगलसूत्र और अंगूठी छोड़ी ताकि वो घर जाकर ये बता सके कि लुटेरों ने उसके गहने छीन लिए और राजा को मार डाला। लेकिन सोनम की ये थ्योरी घर पहुँचने से पहले ही फेल हो गई। हनीमून पर आना और मंगलसूत्र और अंगूठी को छोड़कर जाना, पुलिस को ये बात तभी से ही खटक रही थी। जब सोनम और किलर्स के बीच का कनेक्शन साबित हुआ तब जाकर ये पता चला कि अंगूठी और मंगलसूत्र छोड़ने के पीछे सोनम का क्या मकसद था। अब सोनम से ही पूछताछ में ये साफ हो पाएगा कि शादी के गहनों को छोड़कर जाने के पीछे सोनम क्या सोच रही थी और इसके लिए उसने राजा को कैसे तैयार किया होगा। फिलहाल ये तो तय है कि शादी के गहनों ने ही रिश्तों का कत्ल करने वाली सोनम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल पुलिस की जांच के साथ साथ सोनम का कबूलनामा भी अब सामने आ चुका है और वहीं सोनम और राजा के हनीमून ट्रिप की तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। पुलिस ने खुलासा किया था कि शादी के बाद सोनम ने राजा को कामाख्या मंदिर चलने के बहाने ही शिलोंग जाने के लिए राजी किया। एबीपी न्यूज के पास राजा रघुवंशी की कामाख्या मंदिर में दर्शन करने वाली एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये फोटो राजा रघुवंशी के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई है। इसमें राजा अकेला दिखाई दे रहा है और यहां सवाल ये कि राजा रघुवंशी तस्वीर में अकेला ही दिखाई दे रहा है। वहीं एक और तस्वीर भी राजा की है। इस दौरान भी राजा रघुवंशी अकेला नजर आ रहा है और सोनम कहीं भी राजा के साथ नहीं दिख रही। तो सोनम और राजा के मामले में कथावाचक बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी। एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सोनम जैसे मामलों को देखकर तो उनके जैसे जो कुंवारे लड़के हैं अब उन्हें शादी से डर लगने लगा। तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे हैं। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चलती। बल्कि ये बात हमको सिडनी के ही विवाहित पुरुष ने बताई है। देखिए, बिहार में एक बार फिर कानून व्यवस्था को छीगा दिखा दिया गया। बदमाशों और रसूखदारों में खाकी का खौफ शायद पूरी तरह बिहार में खत्म हो गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि जो घटना अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं उस पर आप यकीन ही नहीं करेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाती हूं मैं आपको। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बिहार की राजधानी पटना की हैं। अटल पथ पर चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो सवार ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद डाला और जब कार को रोकने की कोशिश की गई तो ड्राइवर ने रफ्तार और बढ़ा दी।
आखिर में इतनी तेज टक्कर मारी है कि इस हादसे में महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। एसआई, एएसआई दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। काले रंग की ये स्कॉर्पियो है। पुलिस ने इस मामले में कार के ड्राइवर समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पटना में बड़ी घटना हुई है। कल देर रात अटल पथ पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने 3 पुलिसकर्मियों को वाहन चेकिंग के दौरान कुचल दिया है, जिसमें इलाज के दौरान एक महिला दरोगा कोमल की जो है वो मौत हो गई है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। इस वक्त हम पटना के एसके पुरी थाने में जो है मौजूद हैं। गाड़ी को यहीं पे जो है लाया गया है। यही काली रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी जो है 90 किलोमीटर की रफ्तार से दीघा से आ रही थी और वाहन चेकिंग के दौरान अटल पथ पर जो है इस गाड़ी ने 3 पुलिसकर्मियों को जो है वो कुचल दिया। देखिए गाड़ी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो गाड़ी है उसमें बीजेपी का झंडा जो है वो लगा हुआ है। गाड़ी में जो 2 लोग सवार थे उनको जो है पुलिस की टीम जो है हिरासत में ले ली है और पूछताछ जो है वो कर रही है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस घटना को गाड़ी में सवार लोगों ने क्यों अंजाम दिया। क्या ये कोई बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देकर आ रहे थे, क्या नशे में थे? तो तमाम पहलुओं पे जो है जांच चल रही है। और बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, तो क्या ये गाड़ी किसी बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता की है? इस पर भी जो है वो जांच जो है वो चल रही है। जो 2 लोगों को पकड़ा गया है उनको पुलिस की टीम जो है हिरासत में लेकर जो है लगातार पूछताछ कर रही है। जिस तरह से घटना हुई है इसको लेके कानून व्यवस्था पर फिर से एक बार जो है सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। सवाल सीधा उठ रहा है कि पुलिसकर्मी भी बिहार में जो है वो सुरक्षित नहीं है। चुनावी वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और लगातार नीतीश की घेराबंदी विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहा है। पटना का अटल पथ, सड़क पर पुलिस की चेकिंग चल रही है। गाड़ियों को रोका जा रहा है। एक स्कॉर्पियो सवार से पूछताछ की जा रही है। तभी काली तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पीछे से आती है और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए 3 पुलिस वालों को टक्कर मार देती है। वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। एसके पुरी थाना इलाके में ये चेकिंग चल रही थी। दीघा की तरफ से 90 की रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने इतनी भयानक टक्कर मारी कि कार का ये हाल हो गया। स्कॉर्पियो को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जब कार को रोकने की कोशिश की गई तो ड्राइवर ने इतनी तेज टक्कर मारी कि 3 पुलिस वाले उछलकर दूर जा गिरे। टक्कर में एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि एसआई और एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। भैया उठाइए इनको उठाइए। भैया इधर। इस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा था। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हादसे के वक्त कार में 2 लोग सवार थे। गाड़ी को जब्त करके एसके पुरी थाने ले जाया गया। इस वक्त हम पटना के एसके पुरी थाने में जो है मौजूद हैं। गाड़ी को यहीं पे जो है लाया गया है। यही काली रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी जो है 90 किलोमीटर की रफ्तार से दीघा से आ रही थी और वाहन चेकिंग के दौरान अटल पथ पर जो है इस गाड़ी ने 3 पुलिसकर्मियों को जो है वो कुचल दिया। देखिए गाड़ी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो गाड़ी है उसमें बीजेपी का झंडा जो है वो लगा हुआ है। गाड़ी में जो 2 लोग सवार थे उनको जो है पुलिस की टीम जो है हिरासत में ले ली है और पूछताछ जो है वो कर रही है। गाड़ी प्रॉपर्टी डीलर निखिल राज के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नालंदा की कोमल की टक्कर में मौत हो गई। चेकिंग के दौरान कोमल पर चढ़ाई थी स्कॉर्पियो। अस्पताल में इलाज के दौरान कोमल की मौत हो गई। डायल 112 में तैनात थी 25 साल की कोमल। पटना में पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। कल रात भाजपाई मंचलों ने अपनी 90 किलोमीटर रफ्तार की गति से भागती स्कॉर्पियो गाड़ी से पटना के अटल पथ पर 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा। ये बिहार में पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया है। ये बता रहा है कि अब तो वर्दी वाले पुलिस भी सुरक्षित नहीं रहे और ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीति से सरकार है। ये सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। ये बिहार महाजंगल राज में तब्दील हो गया। राजधानी में कानून का खौफ नहीं है और पुलिस चेकिंग जैसी जगह पर ऐसे कानून को तोड़ा जा रहा है। पटना में तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया है। इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये अटल पथ है। रात 12:30 बजे यहीं पर घटना हुई है। कैमरा पर्सन शैलेश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी जो है 90 किलोमीटर की रफ्तार से दीघा की ओर से आ रही थी और यहाँ पर वाहन चेकिंग के दौरान
तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 पुलिसकर्मियों को जो है वो कुचल दिया है। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। देखिए गाड़ी के शीशे जो हैं वो यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं। जो 3 पुलिस वाले घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला सिपाही कोमल की जो है वो मौत हो गई है। खबर पक्की है, देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत के कई इलाकों में, उत्तर भारत के खासतौर से कई इलाकों में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गर्मी की मार से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर भी पारा लगातार चढ़ रहा है। गर्मी के नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं और आने वाले दिनों में जल्द राहत के कोई आसार भी नहीं है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां पारे के प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम पानी का छिड़काव कर रहा है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वाटर स्प्रिंकलर्स जम्मू में पानी की बौछार करते हुए देखे जा सकते हैं। पारा 45 डिग्री पर है। लू के थपेड़ों से लोग हलकान हैं और उस पर बिजली कटौती ने परेशानी और बढ़ा दी है। लिहाजा मजबूरी में लोगों ने गर्मी से निपटने का एक और जुगाड़ ढूंढ लिया है। जम्मू के लोगों की दिक्कतें यहाँ पर अघोषित बिजली कटौती ने भी बढ़ा दी है। जम्मू की कैनाल है जिसका पानी बर्फ जितना ठंडा है और यहाँ पर इस गर्मी से निपटने के लिए लोग इस नहर का रुख कर रहे हैं। जैसे आधे घंटे लाइट आई, फिर 1 घंटे का कट पड़ गया। अनशेड्यूल कट की वजह से बहुत से तंग आ चुके हैं। इतनी गर्मी में कैसे रहा जाए, तो लाइट चल नहीं रही, पंखे चल नहीं रहे। श्रीनगर में भी गर्मी प्रचंड मिजाज में नजर आ रही है। पारा 34 डिग्री पर पहुंच गया और श्रीनगर के लोगों की माने तो ऐसी गर्मी का सामना वो अपने जीवन में पहली बार कर रहे हैं। श्रीनगर में लू के चलते सरकार स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां जल्दी करने पर विचार कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। चिल्ड्रन है वगैरह, छोटे बच्चे हैं, जब बुजुर्ग हैं, उनको 12 से लेकर 4 बजे तक जो पीक डे होता है, गर्मी होती है, उसमें थोड़ा धूप में निकलना कम है और लिक्विड वगैरह साथ साथ में लेते रहना है। देश के अधिकांश हिस्सों में इस वक्त गर्मी का कहर देखने के लिए मिल रहा है। आधा भारत आप कह सकते हैं कि भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है और सबसे ज्यादा जो तापमान है वो जाहिर सी बात है रेगिस्तानी राजस्थान, यहाँ श्रीगंगानगर में तो पारा 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग की तरफ से गर्मी लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 14 जून उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की उम्मीद भी जताई गई है, लेकिन 14 जून तक अभी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बुधवार को मौसम की करवट लोगों पर आफत बनकर टूटी है। तेज आंधी की वजह से एक एंट्री गेट का ढांचा गिर गया। इसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। तबाही के ये निशान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हादसा बेहद खौफनाक था। छत्रपति संभाजीनगर में बुधवार को आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया। तेज आंधी से हालात बिगड़ते दिखे। शहर का एंट्री गेट तेज हवा का बोझ नहीं संभाल सका और इसका एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रहे 4 लोग आए। 2 लोगों की गेट के मलबे के नीचे दबकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी तादाद में पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया। गेट के मलबे को हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। तेज आंधी की वजह से हुए हादसे के बाद काफी दूर तक मलबा फैला हुआ दिखाई दिया, जिसे हटाने के लिए कर्मचारी भी कड़ी मशक्कत करते दिखे। म्युनिसिपल कमिश्नर भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने हादसे का जायजा लिया और वहां मौजूद रेस्क्यू कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रवेशद्वारामध्ये ते वरचा भाग कोसळून त्या ठिकाणी 2 लोकांची मृत्यू झाली आणि 2 लोक त्या ठिकाणी जखमी आहेत। या संदर्भात माहिती अशी आहे। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बदमाशों की दबंगई का मामला सामने आया, जिन्होंने एक कार को पहले फिल्मी स्टाइल से रोका और फिर बदमाशों ने कार पर हमला बोल दिया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद है, ये तस्वीरें उसकी कहानी बयां कर रही है। जहां पर एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी आती दिख रही है, तभी एक नीले रंग की कार सड़क पर दिखती है, जिसका ड्राइवर स्कॉर्पियो गाड़ी का रास्ता रोककर गाड़ी को बीच में खड़ी कर देता है। इसके बाद नीले रंग की कार में सवार लोग दरवाजा खोलते हैं और बाहर निकलते हैं। कुछ लोग पीछे से आते दिखते हैं, जिनके हाथ में लाठी डंडे हैं, और ये स्कॉर्पियो गाड़ी पर हमला कर देते हैं।
गाड़ी में तोड़ फोड़ करने लगते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग गाड़ी पर लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं। वहीं स्कॉर्पियो में सवार लोग हमले से घबरा जाते हैं। जैसे ही स्कॉर्पियो के ड्राइवर को मौका मिलता है, वो गाड़ी बैक कर भागने की कोशिश करता है और इस दौरान भी हमलावर उस पर पत्थर बरसाते दिखते हैं। ये पूरा वाकया किक्षा दरो रोड का है, जहां बदमाशों की ये करतूत सामने मौजूद दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित पक्ष ने बदमाशों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है और पुलिस बदमाशों पर कार्रवाई की बात कह रही है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में जमकर हंगामा हुआ है। वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने टीडीपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं उन पर पहले पथराव किया और इसी के बाद हालात बेहद खराब दिखे। इस झड़प में पुलिस कांस्टेबल समेत कई लोग घायल भी हुए हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे प्रकाशम के पोडली कस्बे में बेहद तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, जहां पूर्व सीएम वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी यात्रा करने पहुंचे थे। उनकी यात्रा के दौरान कुछ टीडीपी की महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गयी, जो टीवी डिबेट में टीडीपी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर विरोध जता रही थी। लेकिन इससे वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया, जिन्होंने टीडीपी कार्यकर्ताओं पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते जगन मोहन रेड्डी की यात्रा जंग के मैदान में तब्दील हो गई। पथराव की वजह से टीडीपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही पुलिस के एक कांस्टेबल को भी पथराव के दौरान गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने भी हालात खराब होते देख लाठीचार्ज किया और वाईएसआर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दूर तक भगाया। इस पूरे मामले पर आंध्र प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। टीडीपी नेता पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी से माफी की मांग कर रहे। साथ ही पुलिस ने हालात को देखते हुए पोडली कस्बे में भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी है। खबर पक्की है, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की ये मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी पिछले साल ही 2024 विधानसभा चुनाव के बाद ये राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की तीसरी मुलाकात है। तो पिछले दिनों आप जानते हैं किस तरीके से निकाय चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं के साथ आने की खबरें तेजी से आगे बढ़ी थी, जिसमें खुद उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया वो बयान कि जो जनता चाहेगी वही होगा और आने वाले समय में खबर ही दे दी जाएगी। इस तरीके की बातें जो हैं वो उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई थी और इसी वजह से ये माना जा रहा था कि बहुत जल्दी कोई बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की सियासत में हो सकता है। ठाकरे बंधु साथ आ सकते हैं और ठाकरे बंधुओं के साथ आने का मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में वो 1+1 नहीं होता है, बल्कि ठाकरे बंधु अगर महाराष्ट्र की राजनीति में साथ आएंगे तो वो 1 और 1 11 वाली मिसाल का मामला बनता है। इसीलिए इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की ये राज ठाकरे से मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं। मृत्युंजय, ठाकरे बंधु साथ ना आ पाए और किसी तरीके से राज ठाकरे जो हैं वो जो महायुति है उसी के पाले में आ जाए, यही कोशिशें इस मुलाकात के जरिए आगे बढ़ाई जा रही हैं। देखिए रुमाना, ये हमें देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की दोस्ती भी बहुत गजब की है और इनकी ट्यूनिंग चुनाव से पहले बहुत मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले देखा था। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। मुंबई के बांद्रा ताज लैंड सैंड में ये बैठक चल रही है, लगभग 45 मिनट से ये बैठक चल रही है। पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ सकते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर कभी राज ठाकरे ने ये बयान नहीं दिया, ना ही उद्धव ठाकरे ने बयान दिया, लेकिन उनके नज़दीकियों द्वारा ऐसे जरूर बयान आए हैं कि दोनों बंधु एक साथ आ सकते हैं और कहीं न कहीं इस पर सहमति पार्टी कार्यकर्ताओं की बनती नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच एक गुप्त बैठक जो कि मुख्यमंत्री के आज के शेड्यूल में बिल्कुल नहीं था कि वो राज ठाकरे के साथ एक बैठक करने वाले हैं और साथ ही साथ राज ठाकरे के आज के दिनचर्या में ऐसा कोई मेंशन नहीं था कि वो मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक करने वाले हैं। दोनों की एक बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। कुछ न कुछ स्थानीय निकाय चुनाव से पहले खास करके नजर बनाकर रखिए आप क्या होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में। इस बैठक के बाद क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा डेवलपमेंट होगा? खबर पक्की है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित बौद्ध धर्म सम्मेलन पर विवाद खड़ा हो गया है। 3 दिवसीय बौद्ध धम्म सम्मेलन के दौरान लोगों को विवादित शपथ दिलाई गई है।
राम और कृष्ण को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित बौद्ध धर्म सम्मेलन में बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया जब लोगों को विवादित शपथ दिलाई गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। और ये सब बौद्ध धर्म सम्मेलन के आयोजन की आड़ में हजारों लोगों को बुलाकर किया गया। 3 दिन के बौद्ध धर्म सम्मेलन के दौरान बुद्ध भूमि धम्म दूत संघ भोपाल के अध्यक्ष भदंत शाक्यपुत्र सागर महाथेरो ने ये शपथ दिलाई। हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, पूजा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, दावा है कि सम्मेलन के दौरान लोगों को ये भी शपथ दिलाई गई कि वो ब्राह्मणों से कोई भी कार्य नहीं करवाएंगे और अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। हालांकि सम्मेलन से जुड़े लोगों ने इससे साफ इनकार किया है। बठिंडा में कार से युवती का शव मिला है। मृतक की पहचान कमल कौर के रूप में की गई है। पुलिस को युवती की हत्या की आशंका है। तो जो लड़की का शव है वो गाड़ी से बरामद हुआ है, पहचान कर ली गई है। शिनाख्त कमल कौर के तौर पर हुई है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मृतका का ये वीडियो है जो सामने है। पहचान कर ली गई है। कमल कौर इनका नाम है, जिनकी लाश जो है वो गाड़ी से बरामद की गई है। बठिंडा का ये पूरा मामला है। अब आखिरकार ये हत्या किसने की, क्या वजह थी इस हत्या की, ये वो तमाम सवाल हैं जो पुलिस जांच कर रही है और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली, कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बठिंडा में कार में लड़की का शव मिला। कमल कौर के तौर पर इनकी शिनाख्त हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।